बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में आपको वेलकम। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर के लिए हमारे पास टॉपिक होगा सॉल्यूशन ऑफ एग्जांपल्स 2.1 to 2.9। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 2.1, इसकी स्टेटमेंट इस तरह है। Positions of two aeroplanes at any instant are given by 2 points A 2, 3, 4 and B 5, 6, 7 from an origin O in kilometer as shown in figure। हमें फाइंड करने हैं व्हाट आर देयर पोजीशन वेक्टर्स। सेकंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स। तो सबसे पहले अगर हम इनका डाटा लिख लें, कोऑर्डिनेट्स पॉइंट ए है 2, 3, 4, पॉइंट बी 5, 6, 7 और ओरिजिन O 0, 0, 0 कोऑर्डिनेट्स इसके। और हमने फाइंड करना है पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द प्लेन्स, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट पार्ट में पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द टू प्लेन्स। तो लेट R1 इक्वल टू ओ ए और ये फिर इक्वल टू आ जाएगा 2 माइनस 0 इंटू आई प्लस 3 माइनस 0 इंटू जे प्लस 4 माइनस 0 इंटू के। इस तरह फर्स्ट एरोप्लेन का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k। नाउ पोजीशन वेक्टर R2 इक्वल टू ओ बी 5 माइनस 0i प्लस 6 माइनस 0j प्लस 7 माइनस 0k। इस तरह सेकेंड एरोप्लेन का पोजीशन वेक्टर R2 इक्वल आ जाएगा 5i प्लस 6j प्लस 7k। और अब हमें फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स। ये फिगर में प्लेन की पोजीशन A और B से शो की गई है, तो हमने A और B के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल R2 इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ R1 एंड वेक्टर R। देखिए अगर R1 और R2 को सम किया जाए तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा R2। इस तरह बाई हेड टू टेल रूल R1 प्लस वेक्टर R इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर R2। और जबकि हमें फाइंड करना है पॉइंट्स A और B के दरमियान जो पोजीशन है वेक्टर R इक्वल टू आ जाएगा R2 माइनस R1। अब हम R2 माइनस R1 फाइंड करेंगे तो 5i प्लस 6j प्लस 7k माइनस वेक्टर R1 है 2i प्लस 3j प्लस 4k। तो नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट्स अगर खत्म करें तो 5i प्लस 6j प्लस 7k माइनस फिर आ जाएगा 2i माइनस 3j माइनस 4k और 5i माइनस 2i ये वैल्यू आ जाएगी 3i। सिमिलरली 6j माइनस 3j ये कुछ आ गया 3j और 7k माइनस 4k इक्वल टू 3k। तो ये आ गई है वेक्टर ए बी की वैल्यू 3i प्लस 3j प्लस 3k। और अगर हम इस वेक्टर r का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें तो वो हो जाएगी a और b पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस। तो अब हम फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r फिर इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 9 प्लस 9 प्लस 9 इक्वल्स 27। और इस तरह फिर r की वैल्यू आ रही है 5.2 किलोमीटर। सो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स इक्वल्स टू 5.2 किलोमीटर। एग्जाम्पल नंबर 2.2 है टू फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन and 20 Newton act on a body in
directions making an angles of 30 degree and 60 degree respectively. With x-axis find the resultant force. हम इसका अगर डाटा लिख लें, गिवन डाटा F1 की वैल्यू 10 न्यूटन और इसका x-axis के साथ एंगल थीटा 1 की वैल्यू 30 डिग्री। फिर सेकंड फोर्स F2 जिसकी मैग्नीट्यूड है 20 न्यूटन और इसका x-axis के साथ एंगल 60 डिग्री। हमें फाइंड करना है रिजल्टेंट फोर्स F की वैल्यू। तो इसके लिए हम यूं करेंगे, पहले हम फाइंड कर लेंगे x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, इसके बाद हम फाइंड करेंगे y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स और इसके बाद मैग्नीट्यूड और फिर हम फाइंड कर लेंगे डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। तो x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स विल बी इक्वल्स टू सम ऑफ x कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस F1 एंड F2। रिजल्टेंट फोर्स का जो x कंपोनेंट है वो गिवन फोर्सेस के x कंपोनेंट्स के सम की इक्वल आएगा। तो अब x कंपोनेंट के लिए फार्मूला होता है f cos थीटा, तो देयरफॉर fx पर इक्वल आ जाएगा f1 cos थीटा 1 प्लस f2 cos थीटा 2। अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो 10 cos 30 प्लस 20 cos 60, तो 10 इंटू 0.8333 प्लस 20 इंटू cos 60 की वैल्यू 0.5, इस तरह वैल्यू आ जाएगी 8.666 प्लस 10, दोनों को अगर ऐड कर लें तो इस तरह फिर x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 18.666 न्यूटन। सिमिलरली अब हम फाइंड करेंगे y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, तो Fy फिर इक्वल आएगा सम ऑफ y कंपोनेंट्स ऑफ द गिवन फोर्सेज। तो Fy फिर इक्वल आ गया F1y प्लस F2y, और आप जानते हो Fy फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है F sin थीटा। फिर Fy फिर इक्वल आ जाएगा F1 sin थीटा 1 प्लस F2 sin थीटा 2। अब नेक्स्ट स्टेप में इनकी वैल्यूज पुट करें, 10 sin 30 प्लस आ जाएगा 20 sin 60, तो 10 इंटू 0.5 प्लस 20 इंटू 0.8666, तो 5 प्लस 17.32 और ये दोनों वैल्यू को प्लस करने के बाद Fy की वैल्यू आ जाएगी 22.32 न्यूटन। इस स्टेप तक हम x कंपोनेंट और y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स फाइंड कर चुके हैं। तो अब हम फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स F के लिए फार्मूला होगा स्क्वायर रूट fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर इक्वल आ गया स्क्वायर रूट 18.666 स्क्वायर प्लस 22.32 स्क्वायर। ये स्क्वायर इनके फिर आ जाएंगे 348.42 प्लस आ जाएगा 498.18, दोनों वैल्यूज अगर ऐड करें तो फिर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट 846.6 और स्क्वायर रूट लेने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी 29 न्यूटन। ये तो आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। और अब हम फाइंड करेंगे डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। इसके लिए रिलेशन होता है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स Fy ओवर Fx, तो थीटा फिर इक्वल आ जाएगा tan इनवर्स 22.32 डिवाइडेड बाई 18.666, तो ये फिर वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 1.19576, और जब हम कैलकुलेटर से tan इनवर्स 1.19576 की वैल्यू निकालेंगे तो ये थीटा की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। तो इस तरह मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू है 29 न्यूटन और इस रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन की वैल्यू है थीटा इक्वल टू 50 डिग्री। एग्जाम्पल 2.3 है फाइंड द एंगल बिटवीन टू फोर्सेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स when magnitude of their resultant is also equals to magnitude of either of these forces।
अब गिवन ये है कि दो फोर्सेज F1 और F2 हैं, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है और इनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी इन्हीं गिवन फोर्सेज के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो F1 F2 टू फोर्सेज और F इनका रिजल्टेंट फोर्स, और गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंगली तीनों फोर्सेज का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो हमने फिर F1 और F2 के दरमियान एंगल फाइंड करना है, थीटा की वैल्यू हमने मालूम करनी है। अब सबसे पहले x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू आ जाएगी F1x प्लस F2x, F1 cos 0 डिग्री प्लस F2 cos 60 डिग्री। ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि हमने F1 और F2 के दरमियान एंगल जो थीटा कंसीडर किया हुआ है, तो ज़ाहिर है फिर F1 की वैल्यू, एंगल की वैल्यू 0 होगी और F1 से लेकर F2 तक जो एंगल बनेगा वो एंगल थीटा हो जाएगा। तो फिर Fx इक्वल आ जाएगा F1 cos 0 की वैल्यू होती है 1, F1 प्लस F2 cos थीटा। ये आ गई है वैल्यू ऑफ Fx, और हमें गिवन ये था कि मैग्नीट्यूड ऑफ F1 इक्वल टू है मैग्नीट्यूड ऑफ F2 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स F। तो देयरफॉर हम F1 की जगह पर F पुट कर सकते हैं। तो फिर Fx की वैल्यू आ जाएगी F प्लस F cos थीटा। F1 और F2 दोनों की वैल्यू F के इक्वल है, तो ये फिर x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू आ गई है F प्लस F cos थीटा। सिमिलरली y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स Fy इक्वल आ जाएगा F1y प्लस F2y, F1 sin 0 प्लस F2 sin थीटा। आपको मालूम है कि sin 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये फिर Fy की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू F1 इंटू 0 प्लस F2 इंटू sin थीटा। तो 0 प्लस F sin थीटा, क्योंकि हमने अब F2 की जगह पर पुट कर लिया है F अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। इस तरह फिर Fy की वैल्यू आ गई है F sin थीटा। अब हम Fx और Fy की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, तो अब हमने फाइंड करना है मैग्नीट्यूड इक्वेशन यूज करेंगे। तो F स्क्वायर इक्वल आ जाएगा Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर। इस रिलेशन में अब हम Fx और Fy की अगर वैल्यूज पुट कर लें, F प्लस F cos थीटा होल स्क्वायर प्लस F sin थीटा स्क्वायर, A प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से अगर इसको एक्सपेंड करें फर्स्ट ब्रैकेट को, तो ये आ जाएगा F स्क्वायर प्लस 2 इंटू F cos थीटा प्लस F cos थीटा स्क्वायर, यानी A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर प्लस फिर आ जाएगा F sin थीटा स्क्वायर। तो नेक्स्ट टाइम में देखिए ये फिर आ जाएगा F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos थीटा, ये F और F मल्टीप्लाई होकर हो गया है F स्क्वायर प्लस फिर F cos थीटा का स्क्वायर हम लिख देंगे F स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और F sin थीटा का स्क्वायर हो जाएगा F स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। और अब F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos थीटा प्लस लास्ट वाली दो टर्म में से हमने F स्क्वायर कॉमन लिया है, ब्रैकेट में आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1, ये ज्योमेट्रिक की प्रॉपर्टी है। तो फिर नेक्स्ट टर्म में आ जाएगा F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos थीटा प्लस F स्क्वायर। तो ये F स्क्वायर वाली सबसे फर्स्ट टर्म और ये लास्ट भी F स्क्वायर वाली टर्म है, ये दोनों ऐड होकर हो जाएगी वैल्यू 2F स्क्वायर। इसके बाद फिर F स्क्वायर इक्वल आ गया 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos थीटा। राइट साइड से अब 2F स्क्वायर कॉमन ले ले, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा। इसके बाद हम यूं करेंगे, एक लेफ्ट और राइट साइड में दोनों साइड से आपने F स्क्वायर को कैंसिल कर देना है। जब F स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो फिर 1 इक्वल आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस cos थीटा। 2 को हम लेफ्ट साइड में ले आए, फिर 1/2 इक्वल आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा।
अब ये लेफ्ट साइड में जो 1/2 था ये इक्वल होगा 0.5, सो 0.5 इक्वल 1 प्लस कॉस थीटा। ये जो 1 राइट साइड में प्लस में है, इसको अगर हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लें तो फिर ये माइनस हो जाएगा, तो ये फिर स्टेप हो जाएगा 0.5 माइनस 1 इक्वल टू कॉस थीटा। तो 0.5 माइनस 1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस 0.5 इक्वल टू कॉस थीटा, या हम लिख लें कॉस थीटा इक्वल टू माइनस 0.5, और थीटा की वैल्यू निकालने के लिए थीटा फिर इक्वल आ जाएगा कॉस इनवर्स माइनस 0.5, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 120 डिग्री। एग्जाम्पल नंबर 2.4 है, a force F 2i plus 3j units had its point of application moved from point A13 to point B57. Find the work done. अब according to given data, force F equals to 2i plus 3j, गिवन पॉइंट्स हैं A13, B57, और रिक्वायर्ड है वर्क डन W की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D इक्वल टू फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में से इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे और साथ उनके कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर प्लेस किए जाएंगे। तो फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल आ जाएगा 5 माइनस 1 i इंटू आई यूनिट वेक्टर प्लस 7 माइनस 3 इंटू जे यूनिट वेक्टर। तो फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू आ गई है 4i प्लस 4j। और अब हमें मालूम है कि वर्क डन इक्वल होता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फिर F W इक्वल आ जाएगा 2i प्लस 3j डॉट 4i प्लस 4j। जब दो वेक्टर्स की स्केलर प्रोडक्ट करनी है तो हमें फाइंड करना पड़ता है सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ x कंपोनेंट्स 2 इंटू 4 प्लस आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ y कंपोनेंट्स 3 इंटू 4, 8 प्लस 12 इक्वल्स टू 20 यूनिट्स। ये है रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ वर्क डन। ये न्यूमेरिकल एग्जांपल यहां पर कंप्लीट हो गई है। एग्जाम्पल नंबर 2.5 है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a 2i माइनस 8j प्लस k इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर b 3i माइनस 4j माइनस 12k। जी देखिए, वेक्टर a गिवन है 2i माइनस 8j प्लस k और वेक्टर b है 3i माइनस 4j माइनस 12k, और रिक्वायर्ड है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर बी। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इसकी वैल्यू होती है a cos थीटा। इस तरह हमने a cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए a डॉट b को सबसे पहले हम दो वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट में लिख लेंगे। a डॉट b इक्वल्स टू 2i माइनस 8j प्लस k डॉट 3i माइनस 4j माइनस 12k, और बाई definition of scalar product, according to definition of scalar product of a and b, a dot b equals to है a b cos theta। अब a b cos theta equals to आ गया 2i माइनस 8j प्लस k डॉट 3i माइनस 4j माइनस 12k। और चूंकि हमें फाइंड करना है a cos theta, तो फिर a cos theta equals to आ जाएगा 2i माइनस 8j प्लस k डॉट 3i माइनस 4j माइनस 12k ओवर b। अब हम नेक्स्ट स्टेप में
न्यूमिरेटर में दो वेक्टर्स की स्केलर प्रोडक्ट करेंगे और ओवर में b है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, इसकी वैल्यू लिखेंगे। तो प्रोडक्ट में प्रोडक्ट ऑफ x कंपोनेंट्स 2 into 3 प्लस आएगा प्रोडक्ट ऑफ y कंपोनेंट्स -8 into -4 प्लस प्रोडक्ट ऑफ z कंपोनेंट्स 1 into -12। ओवर में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर प्लस -12 स्क्वायर। तो ये फिर इक्वल आ गया 6 प्लस 32 -12 ओवर 9 प्लस 16 प्लस 144 इक्वल्स टू 26 ओवर 169। और अगर 169 का स्क्वायर रूट करें तो ये वैल्यू 13 आ जाएगी। तो फिर a cos थीटा इक्वल्स आ जाएगा 26 ओवर 13 और इस तरह फिर a cos थीटा की वैल्यू आ गया इक्वल्स टू 2 के इक्वल। और ये साथ एग्जाम्पल अब कंप्लीट हो गई है। एग्जाम्पल नंबर 2.6 है द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एफ एक्ट थ्रू अ पॉइंट p ऑन अ बॉडी हुज पोजीशन वेक्टर इज I minus 2j plus k if force 2I minus 3j plus 4k in Newton. Determine the torque about the point A whose position vector is in meters is 2I plus 3j plus k. तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P R1 से अगर हम इसको लिखें तो ये वैल्यू है I माइनस 2j प्लस k इन मीटर्स। और पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A R2 इक्वल टू है 2I प्लस j प्लस k इन मीटर्स। फोर्स F की वैल्यू है 2I माइनस 3j प्लस 4k इन न्यूटन्स। और हमें कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ टॉर्क। ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है अभी। तो अब टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा मोमेंट आर्म। तो इस केस में मोमेंट आर्म आर की वैल्यू आ जाएगी R1 माइनस R2। तो I माइनस 2j प्लस k माइनस करेंगे हम 2I प्लस j प्लस k। इस तरह मोमेंट आर्म R की वैल्यू आ जाएगी I माइनस 2j प्लस k माइनस 2I माइनस j माइनस k। और ये फिर वैल्यू आ जाती है R इक्वल टू माइनस I माइनस 3j। नो टॉर्क इक्वल टू R क्रॉस F। दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए सिंपल मेथड होता है इनकी डिटर्मिनेंट की फॉर्म। तो I डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो में आ जाएगा यूनिट वेक्टर्स I j k और सेकंड रो में आ जाएगा वेक्टर R के कोऑर्डिनेट्स। -1 -3 और इसमें चूंकि k कंपोनेंट नहीं था इसलिए हमने उसकी वैल्यू 0 पुट कर ली है। और फिर f के कंपोनेंट्स हैं 2 -3 4। अब अगर हम R क्रॉस F फाइंड करें तो ये एक मैंने ब्रैकेट लिखी है जिसके बाहर यूनिट वेक्टर लिखा गया I। और I जिस रो में आ रहा है फर्स्ट रो में उसको छोड़कर, फर्स्ट कॉलम में आ रहा है उसको छोड़कर बाकी 4 नंबर्स हैं -3 0 -3 4। तो आपने करना यूं है कि सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे -3 और 4 को। ये आ गया -3 इंटू 4, फिर एक माइनस साइन लगाकर मल्टीप्लाई करना है -3 और 0 को। तो माइनस इंटू -3 इंटू 0 I यूनिट वेक्टर। तो फर्स्ट ब्रैकेट में साइन पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव और थर्ड में फिर पॉजिटिव साइन आएगा। तो माइनस सेकंड ब्रैकेट में j यूनिट वेक्टर आ रहा है। j जिस रो में मौजूद है उस रो को आप छोड़ दें और j जिस कॉलम में है उसको छोड़ के तो बाकी 4 नंबर्स हैं -1 0 2 4। अब हम करेंगे -1 इंटू 4
फिर माइनस साइन लगाकर 2 इंटू 0 इंटू जे यूनिट वेक्टर प्लस के यूनिट वेक्टर के साथ ब्रैकेट है। इसको लिखने के लिए इस रो और कॉलम को छोड़कर बाकी नंबर्स आ जाएंगे -1, -3, 2, -3। तो पहले मल्टीप्लाई किया जाएगा -1 और -3 को, -1 इंटू -3, फिर -2 मल्टीप्लाई भी किया जाएगा -3 इंटू के यूनिट वेक्टर आ गया। तो ये फिर इक्वल आ जाएगा -12 -0 इंटू आई यूनिट वेक्टर -4 -0 इंटू जे यूनिट वेक्टर प्लस फिर आ जाएगा 3 + 6 के यूनिट वेक्टर। इस तरह फिर टार की वैल्यू आ जाएगी -12i + 4j + 9k न्यूटन मीटर। Example number 2.7 है load is suspended by 2 cords as shown in figure. Determine the maximum load that can be suspended at P if maximum breaking stress of the cord used is 50 Newton. अब maximum breaking stress इसकी वैल्यू है 50 न्यूटन और maximum load W की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। हम इसके लिए यूं करेंगे कि सबसे पहले हम इन T1 और T2 को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे और ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो इसके सामने वाली साइड आ जाएगी वर्टिकल कंपोनेंट T1 और इसके ऑपोजिट साइड आ जाएगी T1 sin 60 और ये फिर साइड होगी T1 cos 60। इसी तरह T2 को अगर कंपोनेंट्स में स्प्लिट करें तो एंगल 20 डिग्री और एंगल के ऑपोजिट साइड होगी वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये कंपोनेंट आ गया T2 sin 20 डिग्री और ये कंपोनेंट होगा फिर T2 cos 20 डिग्री और ये वेट W। तो लेट T1 एंड T2 बी दी टेंशंस इन दी कॉर्ड्स। तो सबसे पहले देखिए कि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं T1 cos 60 और T2 cos 20, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। और अगर गिवन ये है कि ये सिस्टम बैलेंस कंडीशन में है तो अगर ये सिस्टम बैलेंस कंडीशन में है तो फिर ये दोनों फोर्सेज इक्वल हो जाएंगी। तो देयरफॉर T1 cos 60 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा T2 cos 20 डिग्री। तो T1 इंटू cos 60 की वैल्यू है 0.5 इक्वल टू T2 इंटू cos 20 की वैल्यू 0.9397। तो 0.5 T1 फिर इक्वल टू आ जाएगा 0.9397 T2। यहां से अगर हम T1 की वैल्यू रिलेशन फाइंड करें तो T1 का रिलेशन आ जाएगा 0.9397 ओवर 0.5 T2। इस तरह ये फिर T1 के लिए रिलेशन आ गया है 1.88 T2 और हमें गिवन कंडीशन ये थी कि T1 यहाँ इस रिलेशन से ये हमें मालूम हो रहा है कि T1 की वैल्यू T2 से ग्रेटर है और गिवन ये था कि मैक्सिमम ब्रेकिंग स्ट्रेस की वैल्यू 50 न्यूटन हो सकती है। अगर T1 T2 से ग्रेटर है तो पहले T1 की वैल्यू 50 न्यूटन तक पहुंच सकती है। तो सिंस T1 इज ग्रेटर देन T2 हेंस T1 विल रिप्रेजेंट द मैक्सिमम ब्रेकिंग स्ट्रेस। इसलिए मैक्सिमम ब्रेकिंग स्ट्रेस की जो वैल्यू आ सकती है वो 50 न्यूटन है। हम T1 की वैल्यू पुट कर लेंगे 50 न्यूटन। तो फिर इस क्वेश्चन में 50 इक्वल टू आ जाएगा 1.88 T2 और T2 की वैल्यू निकालने के लिए 50 ओवर 1.88 इक्वल टू T2 डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी 26.6 न्यूटन इक्वल टू T2, या फिर हम इसको लिख लेंगे T2 इक्वल टू 26.6 न्यूटन। और अब W की वैल्यू फाइंड करनी है। W इक्वल टू आ जाएगा टोटल डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू आ जाएगी टोटल अपवर्ड फोर्स। देखिए फिगर में टोटल डाउनवर्ड फोर्स W
और टोटल अपवर्ड फोर्स आ जाएगी T1 साइन 60 प्लस T2 साइन 20 डिग्री। तो W को T1 साइन 60 प्लस T2 साइन 20। अब वैल्यू पुट करें 50 साइन 60 डिग्री प्लस 26.6 साइन 20 डिग्री। तो ये फिर कैलकुलेटर के बाद वैल्यू आ जाएगी 50 इंटू 0.866 प्लस 26.6 इंटू साइन 20 की वैल्यू आ जाएगी 0.34। तो देन 50 के साथ अगर 0.866 को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये वैल्यू आ जाएगी 43.3 प्लस 26.6 मल्टीप्लाइड बाय 0.34 की वैल्यू आ जाएगी 9.044। और अगर दोनों वैल्यूज को ऐड कर ले तो देन W की वैल्यू आ जाएगी 52.34 न्यूटन। एग्जाम्पल 2.8 है यूनिफॉर्म बीम 200 न्यूटन is supported horizontally as shown in figure. If the breaking stress of the rope is 400 Newton, how far can the man of weight 400 Newton walk from A on the beam? तो फिगर में देखिए ये है वर्टिकल फोर्स जो इस बीम को बैलेंस कर रही है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 400 न्यूटन। और इसके बाद बीम का वेट जो कि इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर एक्ट करेगा W जिसकी वैल्यू है 200 न्यूटन। और ये है पोजीशन ऑफ मैन जिसका वेट है W1 इक्वल टू 400 न्यूटन। तो हमने फाइंड करना है डिस्टेंस फ्रॉम ए। इस मैन M का पॉइंट A से डिस्टेंस AM यानी D इक्वल टू हमने फाइंड करना है। अब पॉइंट A के अबाउट इस वक्त सिस्टम बैलेंस है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। सो देयरफॉर क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। और इसमें क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करने वाली फोर्सेज हैं W और W1। अब W मल्टीप्लाइड बाई इसका मोमेंट आर्म है AC, पॉइंट A से जो मोमेंट आर्म बनेगा वो AC है, प्लस W1 मल्टीप्लाइड बाई AM इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करने वाली फोर्स है F। तो F मल्टीप्लाइड बाई इसका मोमेंट आर्म होगा AB। नेक्स्ट हमें वैल्यूज पुट करेंगे 200 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 400 मल्टीप्लाइड बाई AM जो डिस्टेंस है उसको हम D लिखेंगे इक्वल्स टू 400 मल्टीप्लाइड बाई 6 ये डिस्टेंस 6 इसलिए पुट किया गया है कि देखो पॉइंट A से सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक अगर डिस्टेंस 3 मीटर है तो सेम इतना ही डिस्टेंस आगे होगा B से C तक, वो भी 3 मीटर होगा। तो फिर A से B तक टोटल डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 6। तो नेक्स्ट हमें फिर 600 प्लस 400 D इक्वल टू आ गया 2400। तो 400 D इक्वल टू आ जाएगा 2400 और 600 को हम राइट साइड में ले गए हैं, वहां जाकर इसको माइनस कर दिया है। तो 400 D की वैल्यू आ गई है 1800। हमने D फाइंड करना है, सो देयरफॉर D इक्वल टू आ जाएगा 1800 डिवाइडेड बाई 400। और एग्जाम्पल कि ये इसकी स्टेटमेंट इस तरह है, एग्जांपल नंबर 2.9 अ बॉय वेइंग 300 न्यूटन इज स्टैंडिंग एट द एज ऑफ अ यूनिफॉर्म डाइविंग बोर्ड 4 मीटर इन लेंथ। तो वेट ऑफ द बोर्ड W इक्वल्स 200 न्यूटन और वेट ऑफ द बॉय जिसको हमने W1 से लिखा है उसकी वैल्यू है 300 न्यूटन। और हमें फाइंड करनी है फोर्सेज R1 एंड R2। तो अब सबसे पहले अबाउट पॉइंट D एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल होगा क्लॉकवाइज टॉर्क। जब सिस्टम बैलेंस होगा तो डेफिनेटली हर पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल होगा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। इस पॉइंट D के अबाउट
R1 का टार्क आ जाएगा क्लॉकवाइज टार्क, तो R1 मल्टीप्लाइड बाई इसका मोमेंट आर्म हो जाएगा AD इक्वल्स टू W, और W1 के टार्क जो है वो क्लॉकवाइज टार्क है, तो W मल्टीप्लाइड बाई DC इसका मोमेंट आर्म प्लस W1 मल्टीप्लाइड बाई DB, तो R1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल्स टू 200 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 300 मल्टीप्लाइड बाई DB की वैल्यू आ जाएगी 1 मीटर प्लस 2 मीटर इक्वल्स टू 3 मीटर। तो देन R1 इक्वल्स टू आ जाएगा 200 प्लस 900, इस तरह R1 की वैल्यू आ जाएगी 1100 न्यूटन। और अब हमने R2 फाइंड करना है, तो किसी भी और पॉइंट के अबाउट D के अलावा किसी और पॉइंट के अबाउट हम टार्क ले सकते हैं, क्लॉकवाइज टार्क और इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज टार्क कर सकते हैं। तो अबाउट पॉइंट C एंटी क्लॉकवाइज टार्क इक्वल्स टू क्लॉकवाइज टार्क, और C के अबाउट देखिए कि R1 जो फोर्स है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है और वो इस B में एंटी क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस कर रही है, प्लस R2 का टार्क भी एंटी क्लॉकवाइज है और W1 की जो टार्क की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है। तो फिर टोटल एंटी क्लॉकवाइज टार्क आ जाएगा R1 मल्टीप्लाइड बाई AC प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाई CD और इक्वल्स टू W1 मल्टीप्लाइड बाई इसकी मोमेंट आर्म की वैल्यू आ जाएगी BC। अब वैल्यूज पुट करें, अगर R1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1100 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाई CD की वैल्यू आ जाएगी 1 मीटर और इक्वल्स टू W1 की वैल्यू गिवन थी 300 मल्टीप्लाइड बाई BC की वैल्यू है 2 मीटर। तो ये फिर आ जाएगा 2200 प्लस R2 इक्वल्स टू 600, तो फिर R2 की वैल्यू आ जाएगी 600 माइनस 2200, देन R2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1600 न्यूटन। तो ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू R1 और R2 के साथ ऑपोजिट साइन की रीजन ये है कि इसको बैलेंस करने के लिए अगर एक डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करती है तो डेफिनेटली दूसरी फोर्स जो है वो अपवर्ड एक्ट करेगी, दोनों की फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। और इसके साथ ये लेक्चर अब कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छी तरह समझ आई होगी। कमेंट्स में अपनी जो भी आ रहा है उससे हमें आगाज़ कीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।